नमस्कार दोस्तों, सूरज जागरी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सूरज आपके साथ। तो चलिए दोस्तों, बात करने वाला आज बहुत ही खास, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं जो कि समुद्री जल परिवहन की किस तरीके से किया जा रहा है, वो उसके बारे में आपसे बात करने वाला। समुद्र के बारे में जितने भी ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उन सभी के बारे में बात करूँगा, और जितनी भी नदियाँ होंगी उन सभी के बंदरगाह होंगे उन सभी के बारे में बात करूँगा इस वीडियो में। जो समुद्र से संबंधित यानी कि पानी से संबंधित जितनी भी इन्फॉर्मेशन जितना मैं दे सकूँगा उतना ही बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सभी के किसी भी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा दोस्तों। जब तक वीडियो का एंड होगा तब तक आपकी समझ में यानी कि आप बहुत सारी नॉलेज ले चुके होंगे इस वीडियो से, इसलिए धैर्य बनाए रखें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज जो है समुद्री परिवहन की जो है टॉपिक से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। समुद्री परिवहन किस तरीके से होता है यानी कि सी ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सूरज सर जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन सीधा आपके फ़ोन पर मिलता रहेगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके पहला जो टॉपिक बनता है इसमें जो पहली जो पॉइंट है, इसमें पहले पॉइंट की तरफ ले चलता हूं। तो पहला पॉइंट है कि समुद्री बंदरगाह देश के लगभग 99% विदेशी व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड का संचालन करते हैं। यानी कि समुद्री बंदरगाह जितने भी होते हैं उनमें जो है आपका 99% लगभग 100% ही समझ लीजिए, लेकिन 1% जो है देश से ही होता है। लेकिन 100% 99% जो है 100 में से वो विदेशी व्यापार, जितना भी विदेशी व्यापार होता है वो आपका जो है जितना भी है वो समुद्री बंदरगाहों के द्वारा ही होता है, यानी फॉरेन ट्रेड से संचालन करते हैं। ठीक है, समुद्री बंदरगाहों के द्वारा, ठीक है, समुद्र के द्वारा ही ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट कि भारत के पास द्वीपों के सहित लगभग 7517 किलोमीटर लंबा व्यापारिक समुद्र तट है। कितना है? 7517 किलोमीटर है, 7517 किलोमीटर लंबा व्यापारिक समुद्री तट है, जिससे जो है व्यापार किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि व्यापारिक जहाज रानी वेड़े, जिसे हम कॉमर्शियल मैरियन फीट की दृष्टि से भारत विश्व में 17वें स्थान पर है। ठीक है, कितने भी स्थान पर है? 17वां स्थान प्राप्त है। भारत के चौथा नंबर है भारत के सामुद्रिक परिवहन का निगमन यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी। कितने को? यानी गांधी जयंती, यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। उसी दिन 2 अक्टूबर 1961 को की गई थी। किसकी? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। ठीक है, 5वें नंबर पर आता है कि बड़े बंदरगाहों के प्रबंध व विकास का जिम्मा केंद्र सरकार के हाथों में है। किसके पास है इसका जिम्मा? वो केंद्र सरकार के हाथों में होता है। जबकि अन्य बंदरगाह जिसे कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जिनका प्रबंध केंद्र और राज्य सरकार दोनों कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े बंदरगाह होते हैं उनका सिर्फ उनकी जो कमान होती है सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र सरकार के हाथ में होती है। लेकिन कॉन्करेंट जो लिस्ट में आते हैं जिनका संबंध किससे होता है, प्रबंध कौन करता है इसका? केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कर सकती हैं इनका संचालन। ठीक है, तो ये आपकी बात बहुत अच्छे तरीके से माइंड में बैठ गई होगी दोस्तों कि इनका कितना कितना है। समुद्री बंदरगाहों का 99% जो है जितना भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो समुद्री बंदरगाह के द्वारा ही, फॉरेन के द्वारा संचालन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ऑल्सो नो एज नावा सेवा यानी कि इसे जो है नावा सेवा के नाम से भी जानते हैं। देश का अधिकतम बंदरगाह है। ठीक है, कैसा है? अधिकतर बंदरगाह है। मोस्ट मॉडर्नाइज्ड पोर्ट इन इंडिया, यह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह है। लार्जेस्ट आर्टिकल पार्ट भी है। ठीक है, आर्टिकल पार्ट भी है, यानी सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई नेक्स्ट पॉइंट है कि मुंबई और कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नेचुरल पोर्ट हैं, जबकि कांडला ज्वारीन बंदरगाह जो है जिसे टाइडल पोर्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्वी तट के बंदरगाहों में चेन्नई सबसे प्राचीन बंदरगाह है। पूर्व के तट की साइड में जितने भी बंदरगाह हैं उन सभी में जो सबसे ज़्यादा पुराना जो बंदरगाह है वो चेन्नई का है। ठीक है, ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया इन द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, चेन्नई पोर्ट। मुंबई के बाद दूसरा सर्वाधिक व्यापार वाला बंदरगाह कौन सा है? मुंबई जो है मुंबई के बाद दूसरा सर्वाधिक व्यापार वाला बंदरगाह, द सेकेंड मोस्ट ट्रेंड पोर्ट आफ्टर मुंबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका
जान लेते हैं कि प्रमुख भारतीय बंदरगाह क्या है। मेजर पार्ट इन इंडिया, मेजर पार्ट इन इंडिया यानी कि भारतीय प्रमुख भारतीय बंदरगाह। देखिए नेम ऑफ द पोर्ट, यहाँ पे नाम दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है और यहाँ पे जो है राज दिए गए हैं। ठीक है, कौन सी साइड में ईस्टर्न कोस्ट है, कौन सा वेस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, कांडला जो है वो आपका वेस्टर्न कोस्ट है, जो गुजरात में, गुजरात राज्य में आता है। मुंबई की बात करें तो कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट में आता है, जो महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू जो है बंदरगाह है वो आपका वेस्टर्न कोस्ट में आता है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। मुर्मू गांव का जो है वो भी आपका वेस्टर्न कोस्ट में आता है और ये गोवा में स्थित है। बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो कर्नाटक में है, राज्य में है। और कोचीन की बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट में जो केरला में आता है। हल्दिया की बात करें तो ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो पश्चिम बंगाल में आता है, ये चेंज हो गया। ठीक है, पारादीप की बात करें तो ईस्टर्न में आ गया, ये ओडिशा में पड़ेगा। विशाखापट्टनम की बात करें हम यहाँ पे तो ईस्टर्न है और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है आपका। चेन्नई की बात करें हम ईस्टर्न कोस्ट की तो तमिलनाडु में पड़ेगा। इंदौर की बात करें तो ये भी तमिलनाडु में पड़ेगा। तूतीकोरिन की बात करें तो ये भी आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। तो ये हो गए आपके प्रमुख भारतीय बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह की लिस्ट आपके सामने यहाँ पे है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आप जो है इनको राइट कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको नवाब पॉइंट बता दूं। यहाँ पे नवाब पॉइंट क्या है कि सालसट द्वीप, सैलसट आइलैंड पर स्थित मुंबई का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई का सबसे बड़ा बंदरगाह किस पे है? सालसट पर। ठीक है, बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। मुर्मू गांव की यहाँ पे बात करते हैं। मुर्मू जो गांव है पोर्ट यानी कि गोवा में पड़ता है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल बंदरगाह है, जहां पर निर्यात आयात की तुलना में सबसे अधिक होता है। आयात और निर्यात सबसे अधिक तुलना में होता है। न्यू बेंगलोर की बात करें न्यू, तो बंदरगाह में लौह अयस्क के निर्यात की सुविधा मिलती है बेंगलुरु में। ठीक है, कलकत्ता की बात करें तो कार्गो हैंडलिंग के मामले में देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। कार्गो हैंडलिंग के मामले में देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है कोलकाता। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम, 13 नंबर का। विशाखापट्टनम पोर्ट के देश का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जिसे 3 अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त हैं। ठीक है, ये 3 जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ISO 14001.9969। ठीक है, यहाँ पे 3 दिए हुए हैं। ठीक है, यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। गहरा यानी कि डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया, सबसे गहरा है बंदरगाह है जो विशाखापट्टनम में। तूतीकोरिन की बात करें, यहाँ पर तूतीकोरिन पोर्ट की बात करें तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, वायु, अब यहाँ पे बात करते, अब वो तो समुद्र की बात कर रहे थे हम, अब लेकिन यहाँ पे जो है अब एयर की बात करेंगे, यानी कि वायु की बात करेंगे। वायु परिवहन से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे, फैक्ट्स रिलेटेड टू एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एयर के, यहाँ पे चित्र में पहला पॉइंट आता है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है 1911 ईस्वी में हुई थी, जब इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान द्वारा डाक सेवा शुरू की गई थी। वायुयान से डाक सेवा शुरू की गई थी पहली बार। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा जो फर्स्ट इंटरनेशनल एयर सर्विस इन इंडिया 1922 में शुरू की गई थी, में कराची एवं मद्रास के बीच में शुरू की गई थी। किसने में? 1922 ईस्वी में कराची और मद्रास के बीच में शुरू की गई थी पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा। नेक्स्ट 3rd नंबर पे आता है कि मुंबई दिल्ली हवाई गलियारा, मुंबई दिल्ली हवाई गलियारा यानी मुंबई दिल्ली एयर कॉरिडोर, ठीक है, को विश्व का 6ठे सबसे अधिक व्यस्त हवाई मार्गों में से हवाई मार्गों की उपाधि मिली हुई है, यानी कि बिजीएस्ट एयर रूटेड, यानी कि सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला रूट की उपाधि मिली हुई है। भारत के सियाचिन ग्लेशियर को विश्व का सबसे बड़ा, यानी कि सबसे ऊंचा, बड़ा नहीं सॉरी ऊंचा, भारत के सियाचिन ग्लेशियर को विश्व का सबसे ऊंचा हेलीपैड माना जाता है। यानी कि आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का कौन सा सबसे ऊंचा हेलीपैड बना हुआ है, तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे दुनिया का सबसे, भारत के सियाचिन यानी विश्व का सबसे ऊंचा हेलीपैड माना जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट हेलीपैड बुल्ट बाई इंडिया इन लोकेटेड ऑन द सियाचिन ग्लेशियर।
ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। सबसे क्वेश्चन आपके माइंड में आ गया कि मतलब क्या क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के प्रमुख, अब बात करते हैं यहाँ पर लिस्ट की बात करें, भारत के प्रमुख एयरलाइंस की बात कर रहे थे, यानी लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट एयरलाइंस इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर है, सीरियल नंबर और एयरलाइंस का नाम लिखा हुआ और विमान की संख्या लिखी हुई है। ठीक है, एयर इंडिया लिमिटेड जो है वो 117 नंबर पे आता है, 117 विमान की संख्या है। एयर इंडिया चार्टर लिमिटेड 22 नंबर आता है। एम या एस एयरलाइंस एलाइट सर्विसेज लिमिटेड 22 नंबर है विमान की संख्या। जेट एयरवेज 90 नंबर पे है। जेट लाइंस इंडिया लिमिटेड 19 नंबर पे है। किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड क्लोज्ड है, बंद हो गया है। ठीक है, और स्पाइसेस लिमिटेड 29 नंबर है। पैरामाउंट एवरेज प्राइवेट लिमिटेड 2 नंबर है। गो एयरलाइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये 10 नंबर है। इंटरग्लोब एविएशन प्लानिंग इंडिगो के नाम से जानते हैं शॉर्ट में, जो 39 नंबर आता है। MDLRF आर एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड जो है क्लोज हो चुका है ये भी। डेंकन कारा रसद एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ये 5 नंबर है इसका विमान की संख्या। ब्लू डार्क एविएशन लिमिटेड जिसे हम कार्गो के नाम से जानते हैं, इसकी संख्या 7 है। और आर्य कार्गो एक्सप्रेस का नाम है यहाँ पे 1, जो है विमान की संख्या 1 है। ये हो गए भारत के प्रमुख एयरलाइंस, जो लिस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरलाइंस इन इंडिया। ठीक है, एयरलाइंस के बारे में जान लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। इंटरनेशनल लेवल के जो एयरपोर्ट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पहला है जिसमें अहमदाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर बना हुआ है? ये अहमदाबाद में बना हुआ है, जो भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के तहत बनाया हुआ है। अमृतसर श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अमृतसर में, जो भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण है। बेंगलुरु की हम यहाँ पर बात करें तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से है, जो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड कंपनी है। चेन्नई की हम बात करते हैं तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया। कोचीन की बात करें तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की तरफ से है। गोवा की हम बात करें तो गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी इसी के नाम से रखा हुआ है, लेकिन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तरफ से। गुवाहाटी की बात करें तो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है एयरपोर्ट का, और विमान ये प्राधिकरण द्वारा बनाया गया भारतीय। ठीक है, हैदराबाद की हम बात करें तो GMR राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जो GMR जो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पी लिमिटेड, ठीक है, ये इसके द्वारा बनाया गया। कोलकाता की हम बात करें तो कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो भारतीय विमान प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया। मुंबई की हम बात करें तो मुंबई छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो GVK के नेतृत्व में संघ के विमानपत्तनम प्राधिकरण के द्वारा। दिल्ली हम बात करें तो दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो GMR समूह, जो कि 74% भारतीय विमानपत्तनम के द्वारा बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके बात बता दें। नेक्स्ट जो है प्राधिकरण, और यहाँ पे हम बता रहे थे कि दिल्ली की बात कर रहे थे, यहाँ पे तो 54% भारतीय विधान के प्राधिकरण के द्वारा, 26% फ्रेफोर्ड एंड एरामोन ग्लेशिया के द्वारा, 10% प्रत्येक ने दिया। ठीक है, ये इस तरीके से बनाया गया। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, दूसरा बात करें अगर हम यहाँ पे दिल्ली के बाद तिरुवनंतपुरम की बात करें, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया। पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया। कालीकट जो है कालीकट हवाई अड्डा के नाम से, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय विमान प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया। नागपुर की बात करें तो बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो है भारतीय विमान प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया नागपुर में। जयपुर हम बात करें तो जयपुर राजस्थान की, तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से ही है, लेकिन भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया ऐसे भी। लखनऊ की बात करें तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका भी नाम चेंज किया गया था। ठीक है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो भारतीय विमान प्राधिकरण के द्वारा। वाराणसी जो है वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर रखा है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो है भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया। मैंगलोर की बात करें, मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से, जो भारतीय विमान प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया।
तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से, जो भारतीय प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों ये तो हो गए इंटरनेशनल लेवल के हवाई अड्डे, ठीक है, एयरपोर्ट्स की बात की। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट कोयम्बटूर की। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कोयम्बटूर के नाम से रखा गया, जो भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया। भुवनेश्वर की बात करें तो बीजू पटनायक हवाई अड्डा, जो भारतीय विमानपत्तनम के प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया। इम्फाल हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया, ठीक है। अब बात करते हैं घरेलू हवाई अड्डे। कैसे घरेलू हवाई अड्डों के, भारत में घरेलू हवाई अड्डों की बात करें, यानी कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स इन इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स इन इंडिया की बात करें हम यहाँ पे, तो हवाई अड्डा शहरों के नाम दिए हुए हैं। पहले तो हवाई अड्डा दिया गया है, फिर शहरों के नाम दिए गए हैं, ठीक है, सिटीज़ नेम। श्री सत्य साई हवाई अड्डा जो है वो पुट्टुपर्थी में बना हुआ है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो है पटना में है। लेह कशोक बुकुला रिनपोंची हवाई अड्डा जो है लेह में बना हुआ है। शेख उल आलम हवाई अड्डा श्रीनगर में बना हुआ है। लेंगपुई हवाई अड्डा ऐजवाल में बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जॉली ग्रांट हवाई अड्डा जो है देहरादून में बना हुआ है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो है इंदौर में बना हुआ है। खीरिया हवाई अड्डा आगरा में बना हुआ है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में बना हुआ है। अगातीबाई हवाई अड्डा अगाती लक्षद्वीप पर बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगाती हवाई अड्डा हो गया दोस्तों। तो फिलहाल में आपको मैंने काफ़ी सारे हवाई अड्डों के बारे में, यानी कि एक्सपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को। और अभी तक सूरज धाकरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सूरज सर जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे जा करके रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन सीधा आपके फ़ोन पर मिलता रहेगा। मुझे आशा है कि वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, इसलिए ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों जल्दी लौटूंगा ऐसी ही प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।